प्रवासी मजदूर घाटी छोड़कर जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों को घाटी में सेफर लोकेशंस पर पहुंचाया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात का खंडन किया था और कहा था कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन को दी गई है, ना किसी को यह कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों को सेफर लोकेशंस में पहुंचाया जाए। लेकिन मेरे सामने एक्सेल शेयर है, ये एक्सेल शेयर की फ्रंट पेज की खबर है। उम्मीद और तवक्का यह है आईजीपी कश्मीर इस खबर को आज जरूर पढ़ेंगे और इसका भी खंडन करेंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है थाउजेंड्स मूव टू सेफर लोकेशंस इन कश्मीर। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं विबोध गुप्ता जी। विबोध जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने तो कहा था कि घाटी में माहौल इतना अच्छा कर देंगे कि पूरे देश भर से लोग आएंगे, व्यापार भी करेंगे, दुकान भी खोलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? धन्यवाद जुनैद जी। मैं इसके ऊपर ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको जो लोग हमारे वर्कर जो हैं अलग अलग स्टेट से, जो हमारे वहाँ पर मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, काम करने वाले हैं, वो आपको वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं मीडिया के अंदर, जो उन्होंने बोला है वो शायद आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है कि कश्मीर जो है हमारा है और कश्मीर में काम करने हम वापस आएंगे। इस समय एक तो सर्दियां आ रही हैं और कुछ माहौल में भी कुछ ऐसी बात है कि जिसके कारण वो अपने घर आ रहे हैं, और उन्होंने मीडिया को बोला है और साफ शब्दों में बोला है कि हम वापस आएंगे और कश्मीर में रहकर कश्मीर में काम करेंगे, व्यापार करेंगे। जहां तक आपने ये कहा कि भाई हमारा ये कहना था कि हम कश्मीर घाटी के अंदर व्यापारी लाएंगे या एक अच्छा माहौल बनेगा, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या आप 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर आपने कोई पत्थरबाजी देखी? कश्मीर के अंदर हुर्रियत का बंद का चार्ट आपने कोई देखा? नहीं तो कश्मीर बंद रहता था, पत्थरबाजी रहती थी, बच्चे पत्थर लेकर सड़कों में घूमते फिरते नजर आते थे। तो पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि वो अब तो पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो जो एक माहौल की बात है उसमें बदलाव आया है। जो पिस्टल लेकर घूम रहे हैं वो कश्मीर के नौजवान नहीं है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, वो कायर लोग हैं जिन्होंने पिस्टल लेकर स्कूल के अंदर जाकर एक महिला को जो है वो मारा है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जुनैद जी मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको 1995 की बात भी याद होगी, जब हरकत ने यह कहा था कि हम अमरनाथ यात्रा बंद कर देंगे, ध्यान होगा आपको। और उस समय अमरनाथ यात्रा में सिर्फ हजारों के लोग जाते थे, लेकिन उस थ्रेट के बाद कि हम अमरनाथ यात्रा जो है वो बंद कर देंगे, यात्रियों को मार देंगे, उसके बाद आज लाखों में हिंदुस्तानी जो है अमरनाथ यात्रा में जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है। इसका मतलब हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान की जो एक संस्कृति है उसका एक बड़ा हिस्सा है और वो ऋषि मुनियों की धरती है। इसलिए कश्मीर के अंदर ये जो आतंकवाद, अलगाववाद आखिरी सांस ले रहा है और आखिरी सांस के अंदर जैसे दिया टिमटिमाता है, इस किस्म से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की वो जो एक मेहनत थी कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड करार देना, कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर एक डिस्प्यूटेड स्टेट जो है वो बनाना, वो नहीं बना सका। वो 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटने के बाद वो उस बुखलाहट में है कि उसने जो एक पूरा रुपया और पूरी अपनी इकॉनमी जो है कश्मीर के ऊपर लगा दी और कश्मीर के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। वहां आज दूध का रेट आप देखें, वहां जाकर आप चावल के भाव पूछें, वहां हालत क्या है। आपने लोगों को मरवा कर गुर्बत में रखकर वो कश्मीर के ऊपर उसने सारा। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में लोग गुर्बत से मर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो अपने जो रुपया उसको अपने लोगों के ऊपर लगाना चाहिए था, वो उसने पूरा डाइवर्ट किया और यहां लगाया, और यहां उसका जो फेलियर हुआ, उस फेलियर से उनकी बुखलाहट के अंदर वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बड़ी जल्दी ही ये चीजें साफ होने वाली हैं। लेकिन विभोज जी मुझे एक चीज समझाइएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी श्रीमान विजय कुमार जी ये कहते हैं कि जी 200 आतंकी है, हमने निपटा दिए। जिन लोगों ने आम निहत्ते लोगों की हत्याएं घाटी में की, जिसमें कश्मीरी पंडितों की भी हत्या की, आम कश्मीरी मुसलमान नागरिक की भी हत्या की, बिहार के गोलगप्पे वाले की भी हत्या की, यूपी से आने वाले एक मजदूर की भी हत्या की, तरखान की भी हत्या की। आईजीपी विजय कुमार ये कहते हैं कि 5 आतंकी निपटा दिए हमने, काम हो गया। उसके बावजूद टारगेटेड किलिंग हो रही है।
हत्याएं हो रही हैं। आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप इसको पुलिस की विफलता मानते हैं? देखिए, यहां तक आईजीपी विजय कुमार की बात है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं या पुलिस विभाग दे सकता है। नेता के तौर पे क्या आप इसको विफलता मानते हैं कि आप बयान बड़े बड़े देते हैं लेकिन ग्राउंड पर बदलाव नजर नहीं आता? मेरा इतना कहना है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसका संज्ञान उनके जो ऑफिसर हैं वो लेंगे, वहाँ के जो यहाँ के एलजी साहब हैं हमारे ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी, वो देखेंगे कि वो स्टेटमेंट किस संदर्भ में दिया गया और क्यों दिया गया। हाँ, ये जो बात हुई है, वहाँ सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, उसको तो हम भी मान रहे हैं, बड़ा हम उसकी निंदनीय कार्य है और कायराना हरकत है पाकिस्तान की, उन टेररिस्टों की, उन अलगाववादियों की जो इस किस्म की हरकत करके वो ये सोच रहे हैं कि कश्मीर से वो, जैसे उन्होंने एक बार 1990 के अंदर जो एक हिंदू विहीन कश्मीर बना दिया था, वो उनकी सोच पूरी होने वाली नहीं है। कश्मीर दोबारा से खिलेगा, कश्मीर दोबारा से गुलदस्ता बनेगा। कश्मीर के मंदिरों में जो आज दोबारा से घंटियां बज रही थी, कुछ टेररिस्टों को और पाकिस्तान को और अलगाववादियों को शायद वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वहां गुरुद्वारों में जो है वो पाठ भी होगा, अरदास होगी, हो रही है, वहां मंदिरों के अंदर घंटियां और तेजी से जो है वो बनेंगी, वहां पर लोग वापस जाएंगे। ये ठीक है, बीच में का कुछ हिस्सा है, ये समय जो है कुछ ठीक नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि हमें अपने माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कश्मीर के अंदर ये सारी घटनाएं जो है बड़ी जल्दी बंद होने वाली। लोग पूछने कह रहे हैं पुंछ में आतंकवादी पिछले 8 दिन से, आज 9वां दिन है। विबोध गुप्ता जी, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया आपने, 8 दिन से आपने रोड ब्लॉक बंद करके रखी हुई है, अभी तक आतंकवादियों का पता नहीं लग रहा। आतंकवादी, और अब पुलिस खुद मानती है कि आतंकवादी पिछले 2 महीने से पुंछ में थे। इसका मतलब राजौरी पुंछ का वो इलाका जिस इलाके में आतंकवाद 1990 की दहाई में एग्जिस्ट नहीं कर सका, वहां जिंदा नहीं रह सका, खिलकाका के ऊपर गए, वहां पर भी साफ कर दिए गए, दोबारा से ये जो आतंकी आए हैं, आप इसको कितना गंभीर मानते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि ये चूक है फौज, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिसके कारण ये आज हालात पुंछ में बने हुए हैं? जुनैद जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजौरी पुंछ के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिस ढंग से आतंकवादियों ने हमारे 9 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको वो शहीद हुए हैं, ये एक कष्ट की बात है, चिंता की भी बात है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, वहाँ जो पंघाई के अंदर और गंभीर मुगला के अंदर इनकाउंटर के अंदर ये 4 आतंकवादी मारे भी गए हैं। ये ठीक बात है कि टॉपोग्राफी ऐसी है, वहाँ जंगल ऐसे हैं, उनको चेज करना थोड़ा मुश्किल है और लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो आप कह रहे हैं कि राजौरी पुंछ बहुत ज़्यादा आतंकवाद ग्रस्त रहा है, उस समय बड़ी लोकल इन्वॉल्वमेंट भी हुई थी और राजौरी पुंछ का हिंदू क्या और मुस्लिम क्या सब माइग्रेट करके जो है राजौरी और जम्मू तक आ चुका था और उस समय लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत थी और उससे बड़ा बेस्ट सफर हुए थे। राजौरी पुंछ के लोग बहुत सफर हुए थे और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पुराने उन लोगों को जिनके साथ उनके पहले संबंध है, कहीं ना कहीं दोबारा से संबंध रिवाइव करने की वो आतंकवादी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कितना गंभीर है आपके इलाके में? गंभीर है, बहुत गंभीर है। इसकी गंभीरता को जितना कम कहा जाए, ज्यादा कहा जाए, उतना ही कम है। गंभीर विषय है। राजौरी पुंछ जो बिल्कुल शांति की तरफ जा रहा था, राजौरी पुंछ से आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म था। यह ठीक बात है कि वो एक रूट है, सेफर आतंकवादी जो घुसपैठ करते हैं, उस घुसपैठ के अंदर राजौरी पुंछ जो है एक सेफर रूट है उनका और वहाँ से वो शोपियां से होते हुए पाकिस्तान के अंदर वो जाते हैं। अभी वो आतंकवादी आर्मी अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी आर्मी पे, अपने जवानों पे पूरा भरोसा रहना चाहिए। एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारा जाएगा, कोई आतंकवादी बचने वाला नहीं है। आतंकवादियों की जो उम्र है वो 1 से 5 साल है। 5 साल से ज्यादा आतंकवादी जिंदा नहीं रह सकता। अगर कोई 18 साल से आतंकवादी बनता है वो 23 साल में मरेगा, जो 23 साल में बनता है वो 26 साल में मरेगा। आतंकवादियों को मरना ही है, मरना ही है। विभूत जी, मुझे ये चीज बताइएगा कि क्या बहुत बड़े पैमाने पर अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लोकल ऑफिसर हैं, अगर आप उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनका इनपुट लिया जाए, वो पुराने ऑफिसर्स, जिन ऑफिसर्स ने आतंकवाद में लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने आतंकवादियों से पहले लोहा लिया है, वो ऑफिसर्स जिन्होंने हिलकाका से आतंकवादियों को साफ किया, जिन लोगों ने राजौरी पुंछ को मिलिटेंसी से, टेररिज्म से क्लियर किया, डोडा को टेररिज्म से क्लियर किया और बड़े हद तक जिन लोगों ने घाटी में आतंकवादियों को साफ किया, आज आवाज़ चारों तरफ से उठ रही है कि उन पुराने ऑफिसर्स की भी मदद ली जानी चाहिए, लोकल ऑफिसर्स को इस एंटी टेरर ऑपरेशंस में और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। आपसे समझना चाहूँगा कि क्या कारण है लोकल ऑफिसर आपको नज़र नहीं आता जो आतंकवाद से लड़ रहा था? आपके पास वो ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर्स या तो नए नए IPS बने हैं या जिन लोगों ने आतंकवाद से लोहा
पीछे कोई इतिहास में लिया नहीं है। क्या आप भी इस हक में हैं कि इस तरह के पुराने ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए? जुनैद जी, पहली बात तो यह है कि ये मामला सारा पूरे तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। ये इसके ऊपर मेरा कोई बयान देना या मेरी कोई बात करनी वो उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी सारी चीज को देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री सारी चीज को देख रही है। आप अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते। नहीं, मैं आने लगा हूं। मेरा ये कहना है कि माननीय अमित शाह जी 24 तारीख को आने वाले हैं। वो एक कोई वो रिव्यू यहाँ पर पूरा लेने वाले हैं। जहां तक मेरी ओपिनियन की बात है, मेरी ये ओपिनियन जरूर है, उन सब ऑफिसर्स को, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एसएसपी हैं, चाहे वो डीआईजी एएसआई हैं, चाहे वो डीआईजी रैंक के हैं, चाहे वो आईजी रैंक के हैं, या कोई रिटायर्ड ऑफिसर भी ऐसे हैं, या कांस्टेबल हैं, क्योंकि रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, यहाँ का जो हमारा नौजवान है, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने भरपूर तरीके के साथ आतंकवादियों को जो है उनका खात्मा किया हुआ है। उन लोगों की जरूर लिस्ट बननी चाहिए। मेरी जाती ओपिनियन है, उनकी लिस्ट बननी चाहिए, फहरिस्त बननी चाहिए, उनको इस काम पे लगाना चाहिए, इस टास्क पे लगाना चाहिए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो ऑफिसर काम कर रहे हैं तो उनका कोई फेलियर है, या उनका कोई ऐसी बात है कि वो ऑफिसर जो है वो इस चीज़ को निपटा नहीं सकते। ये ठीक है कि एक पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है और टारगेटेड किलिंग कर रही है, और उसमें हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे ऑफिसर ठीक नहीं है। जो IPS ऑफिसर बाहर से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे लिए वो जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं, वो ऑफिसर काबिल ऑफिसर है। ये ठीक है, टीम वर्क के अंदर काम करते हुए कहीं ना कहीं लोकल ऑफिसर्स को भी साथ जोड़ना चाहिए। विभूत जी, अब आऊँगा। सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 24 तारीख को जब जम्मू आएंगे, एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े चेहरे जो हैं उस दिन बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और एक नाम विक्रमादित्य सिंह का भी सामने आया है कि डॉक्टर करण सिंह के सुपुत्र भी शायद भाजपा ज्वाइन करेंगे। अभी तक हालांकि इसकी पुष्टि ना तो उन्होंने की है, ना आपकी पार्टी की तरफ से किसी ने की है। आप महामंत्री हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसा है? देखिए, पहले तो हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू में 24 तारीख को स्वागत करेंगे। उनका स्वागत है, और स्वागत भव्य होने वाला है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये उनका पहला पब्लिक रैली होगी, पहला दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जिन समुदाय को और जिन लोगों को इसका फायदा डायरेक्ट हुआ है, वो लोग भी इसमें खुशी में हैं। वो लोग भी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनका स्वागत करेंगे। चाहे हम गुज्जर बकरवाल समाज की बात करें, कि उनको जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने वोट बैंक बना के रखा, वो हम लोगों ने, अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 के बाद उनको दिया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो है वो उनको वहाँ पर जो है वो दिए हैं। उसके अलावा हमारा गोरखा समाज जो है, आप अंदाज़ा लगाएंगे, आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उनके बच्चे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे, यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते थे, असेंबली का वोट नहीं डाल सकते थे, पंचायत का वोट नहीं डाल सकते थे। और वाल्मीकि समाज के साथ तो हद थी। अगर वाल्मीकि समाज का बच्चा कोई या बच्ची कोई PhD कर जाती थी, तो उसको अगर नौकरी मिलती थी तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती। अंदाजा लगाइए, जुल्म का भी एक अंदाजा था। वेस्ट पाक रिफ्यूजी, वो बच्चे यहाँ नौकरी नहीं करते थे। वो उनको 70 साल सिटीजनशिप राइट्स यहाँ पर जो है वो जुनैद जी नहीं मिले। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां जिनकी शादी बाहर हो जाती थी, अगर उनका परिवार में एक बेटी ही है, वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के उसका राइट नहीं था, यहाँ के सिटीजनशिप राइट खत्म हो गए थे। आज तो वहाँ जहाँ उसकी शादी होगी, उनके जो हस्बैंड है उनको भी यहाँ पर डोमिसाइल मिल सकता है, यहाँ पर सिटीजनशिप राइट मिल सकते हैं। पहाड़ियों को 4% यहाँ पर रिजर्वेशन मिली है। मेरा ये कहना है कि ये 5-7 समुदाय ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, और वो लोग इस समय खुशी के साथ स्वागत की बात कर रहे हैं, लेकिन बात टाल गए। नेता कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, ये सवाल तो सब यही पूछ रहे हैं। देखिए, मौसम में जब देवेंद्र सिंह राणा जैसा पहाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर बीजेपी में आ सकता है, तो बचा ही कौन है जो अब बीजेपी में नहीं आएगा? देखिए, ये तो एक, आप इस बात को माने, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जो अंत्योदय की विचारधारा है, जो एकात्मता मानववाद की विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। आज सबको समझ आ रही है कि जम्मू, आज हम जम्मू की बात करते हैं ना, तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि हम कश्मीर को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जम्मू के साथ 70 साल जो है जम्मू कश्मीर की कॉलोनी बन के रह गई थी। यहाँ पर जम्मू के अंदर कश्मीर से जो है 2 परिवार रूल करते थे। आज सबको समझ आ रही है, अच्छी बात है, जो भी आएंगे हम उनका वेलकम करेंगे।
अच्छा, जो नए लोग आएंगे आप उनका वेलकम करेंगे, कोई आएंगे कौन? ये देखिए, ये तो एक राज भी आप रहने दें, अच्छा रहेगा। और दूसरा, ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, वो फैसला करेंगे किनको लाना है, क्या करना है, कब कौन कौन ज्वाइन करेगा, ये फैसला जो है हम अपने बड़े अधिकारियों पे ही छोड़ेंगे। या मैं महामंत्री जी से ये पूछूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपको बताया ही नहीं जाता कि भाई किसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, ज्वाइन करवा दिया जाता है, फिर आप लोगों को कहा जाता है जनाब आप हाजिरी दीजिएगा वहां पर? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रहना बड़ा जरूरी है। मैं अगर आपको इस समय कोई बात बता दूं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए और मुझे पता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी उस ड्यूटी को डिसोबे कर रहा हूं। इसलिए पब्लिकली जो बात हमको नहीं बतानी है वो नहीं बतानी है। समय रहते टाइम के ऊपर सबको सब पता चलेगा। विभोद जी, मुझे एक चीज बताइएगा, अमित शाह जी जो आ रहे हैं, क्या केवल मात्र वो ज्वाइनिंग कराने के लिए आ रहे हैं? लोग एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि बाकी जितने राजनीतिक दल हैं वो कोई रैली करना चाहे, आप कहते हो कोरोना है, आपके अफसर चले जाते हैं, पुलिस वाले चले जाते हैं, डीसी साहब फोन लगाते हैं, वो भाई रैली कोई नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोरोना है। तो वो लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं देवेंद्र राणा साहब आते हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया आते हैं, भव्य स्वागत होता है, जबरदस्त, ठीक है, कोई कोरोना नहीं है। अब हम गृह मंत्री जो है वो रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है। तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई कोरोना नहीं है या ये सिर्फ बीजेपी वालों के लिए? ये आपको समझने की इस बात की जरूरत है जुनैद जी कि उनके पास लोग नहीं रहे रैलियों के लिए, इसलिए वो ऐसा बहाना कर रहे हैं। अभी महबूबा मुफ्ती जी आई थी, किसने रोका कि उनको रैलियां करने से? अब उनकी रैली में ही 100 लोग आते हैं, उनकी रैली में ही 150 लोग आते हैं, उसमें हमारा कसूर तो नहीं, ना ही कोरोना का कसूर है। अब चूंकि जम्मू को ये समझ आ चुकी है कि हमें 50+ करके भारतीय जनता पार्टी को सीधा हमें सरकार में लाना है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो डायरेक्ट दिल्ली से आ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी जो लाभ यहां पर देना चाहते हैं, वो पूरे तरीके से लाभ यहां पर आए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि रैलियों के अंदर आज ना तो अमर अब्दुल्ला साहब और ना ही फारूक अब्दुल्ला साहब और ना ही महबूबा मुफ्ती जो हैं, उनकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं। ये कोरोना का बहाना नहीं है। कोविड के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखवाएंगे? नहीं, आप ये देखें कि आप वो बता दें कि कहीं वो रैली करना चाहती थी और उनको कोविड के लिए रोका गया, ऑन कार्ड बता दें। लेकिन लोग नहीं आ रहे, ये उनको चिंता करनी चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि क्या उनकी स्टेटमेंट्स राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया? क्या वो डबल राजनीति करती हैं, इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया? जब वो सरकार में होती हैं तो उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है कि बच्चे टाफियां लेने आर्मी कैंप में गए हैं, और जब सरकार से बाहर होती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, तालिबान से बात करो, तालिबान आने वाला है। और यही बात फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला की है जब वो सरकार में होते हैं। अब अमर अब्दुल्ला जी की ग्रूमिंग, पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो अटल जी और अडवाणी जी की गोद में हुई है, वहां वो मिनिस्टर रहे हैं, और फारूक अब्दुल्ला भी वहां मिनिस्टर रहे हैं। और आज जब वो सरकार से बाहर होते हैं तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे जो है खराब पार्टी हो गई है, इसलिए लोगों को समझ आ रही है और लोग उनकी रैली में नहीं जा रहे। लोग एक और चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में टैलेंट की कमी है? कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा जी कि हमारा सबसे काबिल आदमी जम्मू में, हमारा सबसे काबिल, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आदमी, और एक वो आदमी जिसका लोगों के साथ बड़ा जबरदस्त कनेक्ट है पूरे जम्मू संभाग में। वो सब मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं, पत्रकार के नाते भी मानते हैं कि उनका कनेक्ट है लोगों के साथ। कहते जी क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को, अगर इनके पास टैलेंट की, कैपेबिलिटी की, लायक लोगों की कमी नहीं है तो हमारे लायक लोग क्यों चोरी करके ले जा रहे हैं? आपको इस बात को भी समझना होगा। बात यह है कि अगर जो लोग हमारी विचारधारा, वो हमारी विचारधारा को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनकी विचारधारा को लेकर नहीं उनको ला रहे, वो हमारी विचारधारा को लेकर हमारी अपना छोड़ गए हैं, वो हमारी विचारधारा को लेकर आ रहे हैं। जो भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। हमें यहाँ सरकार बनानी है, हमें अपने चीफ मिनिस्टर बनाना है, और उसके लिए जो लोग भी कैपेबल हैं और हमारी विचारधारा को मानकर वो हमारी पार्टी में आते हैं, उन सबका स्वागत होगा। आपके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि अब आप कौन सा पद देने वाले हैं? उपाध्यक्ष बनाने वाले हैं, महामंत्री बनाने वाले हैं, सीधा क्या बनाने वाले हैं? देखिए, ना पद तो मुझको देना है ना आपको देना है, जिनको देना है वो देखेंगे क्या पद देना है। अच्छा, वो देखेंगे आपको। तो कार्यकर्ता तो पूछ रहा है कि भाई हमें तो आप लंबा 20-20 साल लाइन में लगाते हैं। मेरे से किसी कार्यकर्ता ने पूछा। एक बात मैं आज और आपको बता दूं कि हमारा कार्यकर्ता आइडियोलॉजी बेस्ड कार्यकर्ता है। ठीक। हमारा कार्यकर्ता प्रजा परिषद से चल रहा है। ठीक। प्रजा परिषद आंदोलन में जिन लोगों ने शहादत दी, जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, उस आइडियोलॉजी से किसी ने कंप्रोमाइज नहीं किया।
अगर उस आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करके हम इनको लाते हैं और इनकी आइडियोलॉजी को लेते हैं, फिर हमारे कार्यकर्ताओं को जरूर कष्ट होगा। आज हमारे कार्यकर्ताओं को खुशी है कि वो लोग जो हमारे पे पीएसए लगाते थे, वो लोग जो हमारे पे एफआईआर लगाते थे, वो लोग हमारी आइडियोलॉजी को अगर मान रहे हैं तो बुरा क्या है? बुरा क्या है? मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरी बीजेपी परिवार बढ़ रहा है, मेरे कार्यकर्ता का बीजेपी परिवार बढ़ रहा है। मेरे आप ये देखिए, आप वाकई में हृदय सम्राट हैं, मानना पड़ेगा। हृदय सम्राट पार्टी है ये। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई जिन लोगों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना शिकंजा कसा और कहा कि ये बैंक के चोर हैं, इन्होंने बैंक से क्या कहते हैं गफलेबाजी की है, बैंक में ये नहीं किया, बैंक में वो नहीं किया, वो सारे लोग भाजपा तो कश्मीर में ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी में घुस रहे हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई अगर एसीबी में किसी का केस है या किसी और मामले में कोई लिप्त है तो उसको पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत क्या, सीधा भाजपा में चला आए तो बस स्यापा ही खत्म। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाजपा में कोई मशीन है जिस मशीन में ये सब कुछ धुल जाता है। तो मुझे ये बताए कि इसमें कितना सत्य है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो आपकी बी टीम है? देखिए, एसीबी अपना काम करेगी, आईबी अपना काम करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम करेगी, हमें उसमें कोई दखल देने का राइट नहीं है। मैंने पहले भी हिलाल राठौर और परवेज साहब तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो काम हो रहा है। आपने भी देखा है, एनआईए भी रेड्स डाल रही है, सारा काम हो रहा है। वो लोग अब ये देखिए कि अब अगर माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है कि अब वो हमारा बुरहान वानी जो है, उसके पिताजी ने भी 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लहराया। आपने देखा कि गिलानी के उसके जब दफनाया गया तो घर के भी सारे लोग वहां पर नहीं गए और कोई लोग वहां पर नहीं गए। मेरा ये कहना है कि बदलाव है, उस बदलाव में अगर कोई पीपल कॉन्फ्रेंस में जाता है, कोई अगर अपनी पार्टी में जाता है, मुझे और आपको इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, एतराज तो हमें कोई नहीं, लेकिन क्या एसीबी अब अपना काम करेगी या एसीबी ने काम छोड़ दिया? देखो, मैं तो उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना, एसीबी के ऊपर मैं कुछ बोलूं। यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब मैं सत्ता में होऊंगा, सरकार मेरी होगी, तो तब आप मुझसे सवाल पूछिएगा? नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि तब भी हमसे ना पूछिए। एजेंसियां अपना काम करती हैं, वो किसी सरकार की डायरेक्शन के ऊपर काम नहीं करती है। उनका अपना रोल है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, वो करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब जहां घाटी में आपको अपना परिवार बड़ा करना चाहिए था, वहां दूसरे दो परिवार बड़ा करने में लगे हुए, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, हम क्यों बड़ा करेंगे? हम तो चाहते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अभी कश्मीर में वोट नहीं मिल सकते हैं, वो अगर किसी और पार्टी में जाते हैं। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए ना। आपको राठौर के बेटे जो है उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि आप बीजेपी में क्यों नहीं गए, आप अपनी पार्टी या सजाद लोन जी की पीपल कॉन्फ्रेंस में क्यों जा रहे हैं, जब कोई और लोग जो है वो अपनी पार्टी ज्वाइन करें। ये सवाल आप उनसे करें, ये सवाल मुझसे बनता ही नहीं है। विभोद जी, मुझे ये समझाइएगा, करगिल में आप कामयाब हो गए, लद्दाख में आप कामयाब हो गए, करगिल में बीजेपी इस वक्त जो है प्रखर रूप से है, और आप उन लोगों के बीच में करगिल में हैं जो लोग कल तक बीजेपी को वोट देना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं थे कभी सपने में कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। घाटी में आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि कोई बड़े चेहरे आपकी पार्टी में क्यों नहीं आ रहे? ये थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि घाटी में करगिल में जो लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी को अपना मानते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, पार्टी मजबूत करनी चाहिए, और हो सकता है अगली करगिल हिल काउंसिल जो इस समय भी आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पर साथ है, तो घाटी में ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा? जुनैद जी, ये बात करने से पहले एक बात हमको जरूर समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी घाटी के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पर है, ठीक है। डीडीसी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा रैलियां हुई, वहां पर 3 कमल भी खिले। भारतीय जनता पार्टी के आज बीडीसी की चेयरपर्सन भी हैं, डीडीसी के मेंबर भी हैं। अब ये मान के चलें कि आज घाटी के अंदर तिरंगा हर घर में पहुंच गया। ये बड़ी अचीवमेंट है, ये बड़ी अचीवमेंट है। अब आस्ता आस्ता ही सारा होगा ना। हम कहें कि सारी चीजें जल्दी हो जाएंगी, एकदम हो जाएंगी। अब विचारधारा बदल रही है। लोग खुल के, जो लोग डर से, आतंकवादियों और अलगाववादियों के डर के कारण तिरंगा नहीं उठाते थे, आज उन लोगों ने तिरंगा उठाना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, आप इसको हाईलाइट करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, कोई नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा। आप देखिए, एक 5 साल की बेटी ने मोदी जी को एड्रेस किया और कहा, मोदी जी आप हम बच्चों को इतना काम क्यों देते हैं? जिस कश्मीर के अंदर बच्चे जो है गिलानी की बात करते थे,
हुर्रियत की बात करते थे, यासीन मलिक की बात करते थे, शबीर शाह की बात करते थे। आज कश्मीर के घरों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करते हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। कोई नहीं है, हम जीतेंगे, हमारे एमएलए भी वहां से आएंगे, समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विबोध गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। साफ तौर पर उन्होंने एक बात कही है कि कमल अगर करगिल में खिला है तो घाटी में भी कमल जल्द खिलेगा। और एक और बात उन्होंने कही है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं, कुछ बड़े चेहरे बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि पार्टी का अनुशासन है, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए नाम अभी नहीं बताए जा सकते।